नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनका हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, टू कन्वर्ट one system of unit to another system। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, यूनिट फॉर यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टू चेक द consistency of a physical relation or इक्वेशन। फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि बेसिक जो इसके 3 एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये 3 एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टू कन्वर्ट द या यूनिट कन्वर्जन। फर्स्ट वन इज अ यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम कोई सी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई देख लो, यूनिट अगर कन्वर्ट होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। मतलब इसमें क्या चीज याद रखना है, मैग्नीट्यूड नेवर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने का मतलब m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिस्टम में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है उसका वो इक्वल होगा सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के। कन्वर्ट कैसे करते हैं देख लो। अब अगर हम मान लो ये फर्स्ट सिस्टम सेकेंड सिस्टम में हमें जाना है तो हम n2 की वैल्यू, भाई देखो हमें यूनिट दोनों सिस्टम की पता होगी
लेकिन हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, अब इसको अगर हम डायमेंशन से देखें तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 फर्स्ट सिस्टम में, जैसे मान लो M1, सेकेंड सिस्टम में M2, मास ले लिया, इसकी पावर जैसे मान लो x, जो भी इसकी डायमेंशन रही हो, उसी तरह से L1 अपॉन L2, इसकी डायमेंशन y। डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन। ये दो चीजें कभी भी आपकी चेंज नहीं होंगी, इसका आप ध्यान रखना। उसी तरह से अगर हम टाइम देखें तो T1 अपॉन T2, और यहाँ पे इसकी डायमेंशन हो गई Z। तो T1 अपॉन T2 इसकी डायमेंशन हमने ले लिया Z। क्लियर? अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने का ये जो बेसिक फार्मूला है, ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन टू डाइन, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन क्या है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ML/T-2। फोर्स का ये डायमेंशन होता है। अब हमें पता है, या फिर SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS यूनिट डाइन, इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो SI से CGS में हमें कन्वर्ट करना है। SI सिस्टम से जब CGS सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या देखना है, 1 न्यूटन, और इसमें डाइन में कन्वर्ट करना, कितना, हाउ मच डाइन, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे N1 क्या हो गया 1, U1 क्या हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 क्या हो गया नहीं मालूम है, U2 क्या हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला यूज करो। हमें N2 चाहिए, N2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, N1 क्या है 1, उसके बाद से पहले क्या है ग्राम मतलब मास, तो यहाँ पे मास ले लेंगे, यानी क्या जाएगा किलोग्राम अपॉन ग्राम। डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन देखो कितनी है, यहाँ से डायमेंशन 1 ही, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से क्या है मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर, डायमेंशन क्या है अभी भी 1। इसके बाद से क्या है टाइम, तो टाइम ऊपर क्या है, इसमें भी सेकेंड और इसमें भी सेकेंड, डायमेंशन 2। इस किलोग्राम को 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। इसको लिख सकते हैं क्या 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या जाएगा 1000 इंटू, यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये क्या जाएगा 1000 इंटू 100, मतलब कि 1 लाख या फिर 10 टू द पावर 5। तो यहां से आपको मिल गया N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। इसका मतलब ये हुआ 1 न्यूटन इज इक्वल टू, N2 फाइंड करना था, 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो यहां से इजीली हम इस सिस्टम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लो जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है,
जूल से अर्ग। मान लो 5 जूल, 5 जूल से, नेक्स्ट मान लो जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो 5 जूल, 5 जूल टू हाउ मच अर्ग, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ई आर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली किसकी यूनिट है, दीज आर द यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। ये सब वर्क की यूनिट्स हैं। वर्क की डायमेंशन क्या होगी, वर्क का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml t-2, डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये हो जाएगा ml2 t-2। तो फोर्स का डायमेंशन हमको, सॉरी वर्क का डायमेंशन हमको मिल गया। n1 कितना है, 5 जूल, n2 नहीं मालूम, u1 कितना है, यहाँ पे n1 क्या 5, u1 क्या जाएगा जूल, मतलब न्यूटन मीटर, या फिर लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। u2 क्या हो जाएगा अर्ग, यानी कि इसको लिख सकते हो क्या डाइन सेंटीमीटर, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें n2 चाहिए, n2 इज इक्वल टू n1, n1 कितना है 5, m1 अपॉन m2, m1 क्या है किलोग्राम अपॉन ग्राम, डायमेंशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से L1 अपॉन L2, L1 क्या है मीटर और L2 सेंटीमीटर, डायमेंशन कितनी 2। यहाँ पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यहाँ पे इसको T लिख लेना, T1 T अपॉन T, तो यहाँ पे सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2। सॉल्व कर लो, 5 इसको लिख सकते हो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इसको लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, एस एस कैंसिल, यानी कि ये 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 5 ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, इंटू 1000 इंटू 100 स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 5 इंटू 10⁻³ प्लस 4, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷, मतलब ऑर्डर 7 है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर 7। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 जूल इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ आर्क। क्लियर। तो इस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। Check the consistency of physical equations। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, रिमेम्बरिंग पॉइंट आपको याद रखना है, टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हम जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ both side of equation should be सेम। हर एक टाइम मतलब हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये मतलब इस तरह से जो है हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनल फार्मूला या जो भी वो फार्मूला है या इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो अगर उसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है, अगर उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम और भी क्या बोलते हैं? टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई फार्मूला हमारा सही है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या? m0 l t0। डायमेंशन ऑफ यू टी हर एक टर्म का, ये दो तीन टर्म है, तीनों टर्म यू टी, इसका क्या जाएगा? u का डायमेंशन मतलब u क्या है? स्पीड, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड का क्या जाएगा? l t माइनस 1 और साथ में यहाँ पे t ये जाएगा l t माइनस 1 प्लस 1 दैट इज ये 0 हो जाएगा, t की पावर 0 मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा? 1। तो ये जाएगा l। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 l t0। इसमें कोई बुराई नहीं। नेक्स्ट आपका है हाफ ए टी। कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट 0 एंड डायमेंशनल फार्मूला 1। तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम या हाफ ए टी का ही कर लो। हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन की बात करेंगे। इसका डायमेंशन मास इसमें नहीं है तो m0 हो जाएगा। इसका एक्सीलरेशन क्या होता है? l t माइनस 2 और इसका t2। सॉल्व करोगे क्या जाएगा? m0 l t0। देखो सिंस डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीनों का डायमेंशन कितना है? m0 l t0। अगर ये कंडीशन हो रही है दिस इंप्लाइज इट इज करेक्ट। मतलब कि ये जो फार्मूला है वो करेक्ट है। कैसे? डायमेंशनली। बाकी करेक्ट हो या ना हो, डायमेंशनली ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायमेंशनली ये फार्मूला हमारा करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर देख लेते हैं। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसको ये बताओ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। चेक करने के लिए क्या करेंगे? हमें इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ E क्या है यहाँ पे? एनर्जी। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी का क्या होगा? जो वर्क का होगा m
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टू टी माइनस। उसी तरह से यहाँ पे एम सी स्क्वायर के डायमेंशन की बात करेंगे, यहाँ पे एम हो जाएगा, सी इज डायमेंशन ऑफ, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, लाइट की स्पीड है, तो स्पीड है तो स्पीड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1, और इसकी सी की डायमेंशन 2 है, ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ, सिंस डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर, दिस implies it is dimensionally correct। मतलब ये हुआ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ जाए, यानी उसको चेक करना है, कोई फार्मूला है, कोई रिलेशन है, उसको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिराइव द रिलेशन। To derive relationship between physical quantities, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। चलो देख लेते हैं। इसमें क्या चीज ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी डिपेंडेंसी है, इसमें पॉइंट क्या नोट करना है, डिपेंडेंसी ऑफ ऑल फिजिकल, डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी। देखो, एक की डिपेंडेंसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज पर होगी, वन फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी should be represented by this sign. This is a proportional sign। ठीक है, बेसिकली जितनी भी डिपेंडेंसी है सबको हम प्रोपोर्शनल साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन दिया होगा कि क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम L and gravitational acceleration that is G। इस पर डिपेंड कर रहा है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखते हैं। सिंपल सा फंडा, टाइम पीरियड को T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ। अब लेंथ की पावर क्या, इसकी कितनी डायमेंशन के प्रोपोर्शनल है, ये बता पाना मुश्किल है, तो इसको हम डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिख लें, L टू द पावर A। उसी तरह से T ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू G पावर B, मतलब कि इसके डायमेंशन, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा,
t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा l टू द पावर a g टू द पावर b। इस तरह से लिख सकते हैं, या इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, t डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू k टाइम्स l टू द पावर a g टू द पावर b। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर रख कर रहा हूं। t की जो डायमेंशन होगी, अब यहाँ पे k का डायमेंशन क्या होगा भाई? k का डायमेंशन हम यहाँ पे k कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो यहाँ पे k की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला 1, तो इसको लिखेंगे, बस लिखने की जरूरत नहीं है। l को हम l लिख सकते हैं पावर a, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो इसको lt माइनस 2 टू द पावर b, इसको हम लिख सकते हैं l टू द पावर a प्लस b और t टू द पावर माइनस 2b, इसको हम ये भी लिख सकते हैं m0 l टू द पावर a प्लस b t टू द पावर माइनस 2b, और इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, 0 0 0 कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं, a प्लस बी 0 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1/2, b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू माइनस 1/2। देखो अब जो हमारा फार्मूला था t इज इक्वल टू k l टू द पावर a और g टू द पावर b, यही था। वैल्यू पुट कर दो, k l टू द पावर 1/2 g टू द पावर माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं k l टू द पावर 1/2 अपॉन g टू द पावर 1/2, दैट इज पावर 1/2 का मतलब रूट, यहां से हो जाएगा k अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट g। इसका मतलब ये हुआ t इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट l अपॉन g। अब यहाँ पे क्या है, k क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे इस k की अगर कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं मालूम है, या इसको बेसिकली क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई, तो t इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव हो गया, रिलेशनशिप ड्राइव हो गया फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। क्वेश्चन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस चीज पर डिपेंड करती है, ये उस पर, जैसे मान लो कि E इज इक्वल टू mc² डिराइव करना है, ठीक है। तो जैसे कभी क्वेश्चन ये आ जाता है डिराइव द रिलेशन E इज इक्वल टू mc², ठीक है। तो इसमें आपको डिपेंडेंसी वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, मतलब ये इसको डिराइव करना। E क्या है? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को हमें क्या करना है mc² के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो क्या है, E इज इक्वल टू mc, मतलब E का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम होगा, एनर्जी का मालूम होगा। mc क्या डिपेंड है? डिपेंडेंसी हमको नहीं मालूम है, मतलब E डायरेक्टली, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, ठीक है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a या x, कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि डायमेंशन ही आपको फाइंड करना है, वही डायमेंशन फाइंड करके वैल्यू पुट कर देना है। तो c की पावर x और उसी तरह से
m की पावर मान लो y, और सेम यही फंडा यूज करोगे कि दोनों तरफ डायमेंशन लिखोगे, उसके बाद से एक तरह के डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को एक साथ ला करके रखोगे, फिर उसके बाद से उनको ऐड मतलब जो कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो हमारा इक्वेशन था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर y और c टू द पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाओगे तो k कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, मालूम है वैल्यू तो लिख दो, नहीं मालूम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, k ही रहने दो एज इट इज। तो इज इक्वल टू के एम सी स्क्वायर, आपका आंसर इस तरह से डेराइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक्स में है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के। लिमिटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है ये चीजें हमने देख ली, फिर उसके बाद से उनके एप्लीकेशंस देख लिया, और इनके बाद से हम लोग देखेंगे कि उसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस को हटाओ, लिमिटेशन कर दो, यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या लिमिटेशंस है। पॉइंट आउट सीधे सीधा नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K. It does not, it doesn't give any information about proportionality constant K. Next, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से जो भी रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे वो बेसिकली अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तीन अदर फिजिकल टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इफ one physical quantity depends upon more than 3 physical quantity। तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर डिपेंडेंसी है तो ये मेथड हमारा जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट है, इट फेल्स टू डेराइव रिलेशनशिप इफ dimensionless quantities like trigonometric or exponential quantities involved। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है it fails derive relationship when a physical quantity is sum
और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसका डेरिवेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब कि इसको डिराइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों भाई, इस मेथड से हम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी इस पे दिखाएंगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी इस पे दिखाएंगे, तो इनको ऐड भी तो है, यहाँ पे एडिशन भी तो है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस में एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई भी फंडा नहीं है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो सम टाइम डिपेंडेंसी आइडेंटिफिकेशन sometimes dependency identification becomes difficult। ठीक है, कभी कभी वो किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो है रिलेशनशिप डिराइव करना टफ हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ्स के रूल्स वगैरह हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद से एरर एनालिसिस। ठीक है, अब एरर एनालिसिस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स में, जिसमें आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये सारे लेक्चर्स आई थिंक 3-4 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 लेक्चर्स और लगेंगे मैक्सिमम, इसके बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।